फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी माह के सेकेंड वीक में प्रस्तावित हैं। और हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यूपी डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और ये आपका सेकेंड पेपर है 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसका। इससे पहले के सारे पेपर आपको करा दिए गए। 2016 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये पेपर आपका 50 अंकों का होता है। इसमें समय आपको 2 घंटा मिलता है और इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया, उसके बाद हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सन 1950, सन 1988, सन 1948 से या सन 2000। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। ठीक है, यानी कि पढ़ाना लिखाना है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, ये जो परियोजना थी ये कब लागू की गई थी। इस परियोजना का नाम है सभी के लिए शिक्षा। ये परियोजना कब लागू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर 1993 से, 20 जनवरी 1995 से, सी ऑप्शन 31 नवंबर 2000 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो शिक्षा परियोजना थी ये 5 अक्टूबर 1993 से स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते होंगे और इसका क्रियान्वयन भी किया गया। ठीक, बढ़ाएं अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 3, अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 3 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है। इस बारे में कल भी मैंने आपको पढ़ा था। जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स कल की क्लास में उपस्थित रहे होंगे तो उन्हें पता ही होगा, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो इसे ह्रास कहा जाता है। ठीक है, क्या ह्रास कहा जाता है। ठीक, और इसका आप देख सकते होंगे आंसर, जब कोई बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपव्यय कहलाता है। ठीक है, बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम सब व्यर्थ चला जाता है और अपव्यय को ही यहाँ पर ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्रास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 1960-61 में जो जनजातियों की शिक्षा के लिए यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है, राम मूर्ति या फिर राधा कृष्णन जी या फिर DS कोठारी जी या फिर श्री UN टेबर। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री UN टेबर। क्या हो जाएगा, श्री UN टेबर। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा, स्कूल संसाधन आदि संबंधी समस्याओं के सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री UN टेबर जी थे और जिसमें समस्याओं पर विचार प्रस्तुत किए गए थे। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, निस्पंदन सिद्धांत। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हंटर, मैकाले, वुड या फिर फ्रांसिस। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, किसने निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो परंतु विचारों, नैतिकता और बुद्धि से कैसा हो, ब्रिटिश हो। इसके कारण इन्होंने कैसे सिद्धांत दिया, निस्पंदन सिद्धांत दिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो इसका परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपसे ये पूछा रहा है कि मैकाले अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सन 1935, सन 1833 या फिर सन 1831 में या सन 1854 में। तो इसका आपको आंसर करना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1935 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, सन वर्ष 1835 में गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 7 अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था।
तो यहाँ पर वैदिक शिक्षा में कई सारे अलग अलग के संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार, प्रथमता संस्कार, प्रवज्य संस्कार, विस्मला संस्कार। तो यहाँ पर जो प्रमुख संस्कार था, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो उपनयन संस्कार था। कौन सा? ऑप्शन ए उपनयन संस्कार। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका उपनयन संस्कार, ठीक है। और को माना जाता है जिसमें ब्राह्मण बालक का जो उपनयन है वो 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य बालक का 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको ये बताना है कि प्रारंभिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, कौन सी अवस्था से प्रारंभ होती है प्रारंभिक शिक्षा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था से, ठीक है, या फिर बाल्यावस्था से, या फिर किशोरावस्था से, या फिर युवावस्था से। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आपकी, तो यहाँ पर पूछा गया प्रारंभिक शिक्षा कब से आरंभ होती है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी हो जाती है 6 वर्ष से आरंभ, ठीक है, 14 वर्ष तक चलती रहती है। तो 6 वर्ष का समय आपको पता ही होगा बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा कब से स्टार्ट होती है? आपको याद रखना है बाल्यावस्था से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर पूरी तरह ये सी लिख दिया है। यहाँ पर बताया गया है कुछ, इसे आप पढ़कर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षा संसार के सभी प्रगतिशील देशों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए माना गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी लिख दिया है। तो लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन है, ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। ये किसने कहा है, किसका कथन है, ठीक है, किस शिक्षा शास्त्री कथन है या किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षा वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। किसने कहा? ये अरस्तु जी ने कहा ना। किसने कहा? अरस्तु ने। शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको ये बताना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, या फिर मानसिक विकास करना, या फिर सर्वांगीण विकास करना, या फिर सामूहिक विकास करना। तो दोस्तों शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सभी तरह से बच्चे को यहाँ पर उसका विकास करना है, हर तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 11 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये कथन किसका है? बालक का जो मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट है की तरह है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये आपका कहा है नन ने। किसने? टीपी नन, ठीक है। किसका कथन है ये? नन। शिशु या बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, किसके अनुसार? दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर दिया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन लॉक, ठीक है। क्या होगा? जॉन लॉक, ठीक। जॉन लॉक का ये कथन है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये नन दिया हुआ है, यहाँ पर प्लेटो लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए दोबारा से। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो जॉन लॉक होगा। बाकी बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 12 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम क्या था? तो उसका जो माध्यम था वो दोस्तों आपका अरबी था। कैसा? अरबी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी और फारसी था, ठीक। अगर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना का जो शुभारंभ है वो 15 अगस्त 1995 से किया गया था? 15 अगस्त 1995 से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो वो थे आपका पोषाहार वितरण योजना। कौन सा? पोषाहार वितरण योजना, ठीक है, जिसे MDM के नाम से भी इस समय जाना जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 से पोषाहार वितरण योजना का जो आरंभ था वो प्राइमरी स्कूलों में किया गया था। पढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये सवाल को आपको बिल्कुल याद रखना है, हमेशा याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुड के घोषणा पत्र को। किसको? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आपकी परीक्षाओं में ये रिपीट हो क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर हमेशा आपको याद रखना है। आपका अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाइए हमसे। तो इस सवाल को आपको देखना है। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव जो दिया था वो लोकमत निर्माण के लिए, या फिर अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था के लिए, या मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था के लिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने महिलाओं की शिक्षा संबंधी जो मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था है इसका
सुझाव दिया था। ठीक है, वो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी कौन सा सुझाव दिया था, किस विषय में सुझाव दिया था? मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, बालिका के लिए मुफ्त पाठ्य सामग्री यानी कि बुक्स वगैरह की और भी जो पठन सामग्रियाँ होती हैं उनके लिए मुफ्त की में व्यवस्था करने के लिए। तो इस तरह से आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो यहाँ पर चल रही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अटेंड नहीं किया तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद आपकी आती लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।